छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमारी जो चौथी इकाई है या चौथा जो पाठ है, वाक्य विज्ञान के संदर्भ में हम जानकारी लेने वाले हैं। हालांकि इसके पहले हमने इसको मौखिक तौर पर समझ लिया है, लेकिन छात्रों की मांग के अनुसार मैं आपको थोड़ा सा इसको और अधिक विश्लेषित रूप में आपके सामने रखने वाला हूं, और इस विश्लेषण के आधार पर हम आज इस वाक्य विज्ञान इस इकाई को समझने वाले हैं। हमारे पाठ्यक्रम में वाक्य विज्ञान इस पाठ के अंतर्गत लगभग 3 मद्दे दिए हैं जो आपके सामने हैं। पहला मद्दा उसमें दिया है वाक्य की परिभाषा, दूसरा है वाक्य के अंग और तीसरा है वाक्य के प्रकार। अब हमें भाषा विज्ञान के अंतर्गत जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जितनी भी इकाइयां दी गई है, जितने भी पाठ दिए गए हैं, उसमें से ये चौथा पाठ हम देख रहे हैं। इसके पहले हमने भाषा विज्ञान के अंतर्गत पहला जो टॉपिक हमने देखा था वो है ध्वनि का। उसके बाद हमने पद विज्ञान से संबंधित बातें देखी है, और यहाँ पे आज हम वाक्य विज्ञान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाषा के अंतर्गत ये जो वाक्य वाली जो इकाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि भाषा की संपूर्ण अभिव्यक्ति जो है वो वाक्य के माध्यम से वहां पे होती है। संपूर्ण अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या है कि हम जो भी कुछ बोलते हैं और उस बोलने की स्थिति को या उस बोलने के माध्यम से हम जो भी कुछ कहना चाहते हैं, उस संपूर्ण बात को अगर हमें प्रस्तुत करना है तो हमें वाक्य के सहारे ही उसको बोलना पड़ता है। मतलब हम भले ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम भले ही पदों का प्रयोग करते हैं, हम भले ही वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रयोग की गई बात को हमें वाक्य के माध्यम से बोले बगैर हम उसको पूर्ण रूप से वहां पे प्रस्तुत नहीं कर सकते या सामने वाले को हमारी बात समझा नहीं सकते। तो इसलिए भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य विज्ञान ये जो टॉपिक है या ये जो अध्ययन की इकाई है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा का पूरा जो कार्य व्यापार है वो इसके माध्यम से चलता है। तो इसलिए भाषा विज्ञान में हमें वाक्य विज्ञान के आधार पर या वाक्य विज्ञान से संबंधित जो भी कुछ बातें हैं उसको हमें विस्तार से समझना हमारे लिए फायदे की बात है, क्योंकि भविष्य में अगर हम भाषा से संबंधित अगर कुछ काम करना चाहते हैं या भाषा को लेकर हमारा कुछ करियर बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाक्य विज्ञान इस इकाई को अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिया है या उसको ग्रहण किया है, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से संबंधित भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इस भाषा विज्ञान के अंतर्गत या इस वाक्य विज्ञान के अंतर्गत दिए गए जो मुद्दे हैं उसको तो देखना ही है, लेकिन साथ ही साथ इसको थोड़ा सा और अधिक विस्तार से समझने की हम कोशिश करेंगे। भाषा विज्ञान के अंतर्गत इस वाक्य विज्ञान के बारे में जो भी कुछ विद्वानों के विचार प्रवाह है, जो भी कुछ विद्वानों के मत है, उसको थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है। इन मद्दों की तरफ हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम वाक्य विज्ञान के संदर्भ में थोड़ी सी बातें समझेंगे। तो वाक्य विज्ञान के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाषा जो है विचार, भाव, भावनाएं, सूचनाएं आदि की वाहक होती है, और इस वाहन अर्थात विचार, भाव, भावनाएं, उसके बाद सूचनाएं आदि की वाहक जो है भाषा होती है। अब ये भाषा इन सभी 3 स्थितियों को लेकर चलती है, लेकिन इन तीनों को प्रस्तुत करने के लिए वहां पे वाक्यों की आवश्यकता आ जाती है। तो इसलिए भाषा में जो वाक्य प्रयुक्त होते हैं वो वाक्य किस प्रकार से बनते हैं उसके संदर्भ में भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो विद्वानों के जो विचार है उसको थोड़ा सा हमें समझना है, और भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में वाक्य विज्ञान को भी हमें समझना है, और इसमें हमें ये भी जानना है कि वाक्य की रचना कैसे होती है,
वाक्य क्या होता है, आखिर वाक्य कैसे बनता है, वाक्य के कितने प्रकार हो सकते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के कितनी आवश्यकताएं हैं, आदि जो मध्य है, आदि जो भी कुछ बातें हैं, उन सभी का विस्तार से हमें वाक्य विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया हुआ दिखाई देता है। हमारे पाठ्यक्रम में जो 3 मध्य दिए हैं उसके आधार पर भी हमें यह समझना है, लेकिन अधिक की जानकारी के लिए ये वाक्य के प्रकार या वाक्य से संबंधित भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो भी मत प्रवाह या जो भी कुछ विवाद की स्थितियां है उसको भी हमें थोड़ा सा समझना है। मैं आपको इस लेक्चर में सबसे पहले भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य विज्ञान में विद्वानों के जो विचार है उसको थोड़ा सा रखना चाहूंगा, जिसके आधार पर हमें समझना है कि भाषा के अंतर्गत वाक्य का महत्व होता है या पदों का महत्व होता है। तो सबसे पहले वाक्य विज्ञान के संदर्भ में विद्वानों के जो विचार आते हैं या विद्वानों के जो मत प्रवाह आते हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रवाह जो है महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसमें पहला जो होता है अभिहितान्वयवाद, अभिहितान्वयवाद, और दूसरा जो है अन्विताभिधानवाद, अन्विताभिधानवाद। अब देखिए अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद ये जो वाक्य से संबंधित भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाले जो विचार प्रवाह है, मत प्रवाह है, इसमें हमें ये बात समझनी है कि भाषा के अंतर्गत वाक्य महत्वपूर्ण होता है या पद महत्वपूर्ण होता है। अब हमने इसके पहले भाषा के लिए आवश्यक जो भी कुछ तत्व जो होते हैं उसकी भी हमने जानकारी ली है। मैं फिर से एक बार उसको थोड़ा सा दोहराता हूं, अर्थात वो सूत्र जो है हम उसको थोड़ा सा समझेंगे और बाद में इसकी तरफ आ जाएंगे। तो मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया था कि भाषा बनती कैसे है, भाषा बनने के लिए क्या क्या तत्वों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि वहां पे भाषा बनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है ध्वनि, उसके बाद वर्ण, इसको ही अक्षर कहा जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है शब्द, फिर इसके बाद आता है पद, इसके आगे बाद में आता है वाक्य, फिर इसके आगे आता है प्रोक्ति और अंत में अर्थ। मतलब कोई भी भाषा जब बनती है तो भाषा बनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है वो है ध्वनि, अर्थात मैं आपके साथ जो वार्तालाप कर रहा हूं वो वार्तालाप मैं आपको ध्वनियों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मतलब मैं जो भी कुछ कहना चाहता हूं मेरे दिमाग में इस मुद्दे से संबंधित जो भी कुछ बातें हैं मैं उनको जो है आपको ध्वनि के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मतलब भाषा के लिए सबसे पहली जो बात है कि ध्वनियों की आवश्यकता होती है। इसके पहले हमने देखा था कि भाषा के जो रूप होते हैं, अर्थात विशेषतः भाषा मुख्यतः 3 रूपों में काम करती है। एक मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप और तीसरा है सांकेतिक रूप। अब मैं थोड़ा सा इसको भी समझाऊंगा ताकि आपको एक के बाद एक जो या क्रमबद्ध रूप में जो बातें सामने आने वाली है उसको भी समझना है। देखिए एक बात मैंने बताया कि भाषा 3 रूपों में कार्यरत है या 3 रूपों में काम करती है। एक मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप, तीसरा सांकेतिक रूप। भाषा का जो ये मौखिक रूप है इसका संबंध ध्वनि के साथ है। मतलब मैं आपसे अभी जो वार्तालाप कर रहा हूं इसमें मुख्यतः भाषा का मौखिक रूप इस्तेमाल किया जा रहा है और मौखिक रूप के अंतर्गत ध्वनियों के माध्यम से मैं अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं। उसके बाद भाषा का जो लिखित रूप आता है, इस लिखित रूप के अंतर्गत वर्ण और अक्षरों का वहां पे संबंध आ जाता है। मतलब भाषा ध्वनियों की तुलना में या ध्वनियों के सांकेतिक रूप में यहाँ पे वर्ण और अक्षरों के माध्यम से वहां पे लिखी जाती है। हमने इसके पहले भी समझ लिया था कि वर्ण किसे कहा जाता है, अक्षर किसे कहा जाता है, कि ध्वनियों के लिए दिए गए संकेत चिन्ह जो है उसको वर्ण कहते हैं
तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भाषा के मौखिक रूप को लिखित तौर पर अगर प्रस्तुत करना है तो उसे हमें वर्णों के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है, और उसके बाद जो अगला जो तत्व आ जाता है भाषा बनने के लिए, वर्णों का जो अर्थपूर्ण समूह जो है वो शब्द बनते हैं, या अर्थपूर्ण वर्णों का समूह जिसको शब्द कहा जाता है। और शब्दों के माध्यम से ही आगे वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद के रूप में वहां पे सामने आता है, या पद उसको कहा जाता है। और इन्हीं मिले जुले पदों का मिलकर जो है वहां पे वाक्य तैयार होता है। और वाक्य के बाद अनेक 5-6 वाक्य एक ही विचार को स्पष्ट करने के लिए, मान लीजिएगा कि आप देखिएगा कि उत्तर लिखते समय या आप निबंध लिखते समय आपने ऐसा बहुत बार किया होगा कि किसी विचार को अगर आपको रखना है तो आप एक ही बात को रखने के लिए किसी एक ही वाक्य में इसको प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि इस विचार को स्पष्ट करने के लिए कम से कम 4-5 वाक्यों के भीतर उसको समेटने की कोशिश करते हैं। और ये 4-5 वाक्यों के भीतर आपका वो जो पूरा पैराग्राफ बनता है, जिसको प्यारा कहा जाता है, अनुच्छेद कहा जाता है, उसको ही प्रोक्ति कहते हैं। मतलब प्रोक्ति से तात्पर्य क्या है कि एक पूर्ण विचार, उसको भी हम क्या कहते हैं, पूर्ण विचार कह सकते हैं। मतलब प्रोक्ति से तात्पर्य यह है कि हम अपनी पूर्ण बात जो है वाक्यों से आगे जाकर प्रोक्ति के माध्यम से वहां पे व्यक्त कर पाते हैं। और इसके अंत में जो भाषा की सबसे अंतिम आवश्यकता है वो है अर्थ की। मतलब ये जो भी कुछ चल रहा है इसमें अगर कोई अर्थ नहीं है तो उसके लिए कोई भी महत्व नहीं है। तो इसलिए भाषा में ध्वनियों का जितना महत्व है, भाषा में जितना वाक्य का महत्व है, पदों का महत्व है, उसी प्रकार वहां पे उनकी तुलना में अर्थ का भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने भाषा के संदर्भ में ऐसी परिभाषाएं भी देखी है कि उसमें हमने देखा था कि भाषा विचारों को, भाषा सूचनाओं को, भाषा भाव भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है, और भाषा इन्हीं की वाहक है। और ये वाहक जो स्थितियां बन जाती है केवल और केवल अर्थ के आधार पर बनती है। अगर प्रस्तुत की जाने वाली भाषा का कोई भी अर्थ वहां पे नहीं निकलता है तो समझ लीजिए वो भाषा हमारे लिए निरर्थक है। तो इस तरह से मैंने जो ये सूत्र आपको बताया है, मतलब मैं यहाँ पे अंत में लिखना चाहूंगा कि इन सब का मिलके जो बनता है वो भाषा के रूप में बात सामने आ जाती है। मतलब ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, प्रोक्ति और अर्थ, इन सब का मिला जुला रूप जो है क्या है, भाषा है। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि भाषा में या भाषा बनने के लिए इन 7 रूपों का कितना महत्व है। अब हमें इसके बलबूते पर यह समझना है कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य विज्ञान जो इकाई है या अध्ययन का जो क्षेत्र है, इसमें विद्वानों के जो विचार आ गए हैं उन विचारों को 2 वादों के भीतर विभाजित किया जाता है। और वो 2 वाद जो है कि इसमें ऐसा कहा जाता है कि कुछ विद्वान जो है वाक्य को महत्वपूर्ण मानते हैं भाषा में, और कुछ विद्वान भाषा में पद को महत्वपूर्ण मानते हैं। और इन्हीं विचार प्रवाहों को एक नाम दिए गए हैं, और वो नाम आपके सामने है, अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। अब हमें जो है इसको थोड़ा सा विस्तार से देखना है कि अभिहितान्वयवाद क्या है और अन्विताभिधानवाद क्या है। मैं इसके बारे में आपको और अधिक थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि देखिए, हमने अभी समझा कि भाषा को सुचारू रूप से चलाने के लिए भाषा की जो आवश्यक तत्व है उन सभी की आवश्यकता है। साथ ही साथ उसमें यह भी हमें देखना है कि अर्थ, वाक्य, शब्द, पद, ध्वनि, इनके अलावा अब यहाँ पे वाक्य विज्ञान के अंतर्गत जो वाद बताए गए हैं उनके संदर्भ में अगर हमें कुछ जानना है तो इसके भीतर जो मत प्रवाह जो व्यक्त किए गए हैं या जो भी कुछ विद्वान हैं उनके संदर्भ में मैं थोड़ी सी आपको बातें बताना चाहता हूं कि देखिए, अभिहितान्वयवाद, सबसे पहले हम इस वाद की चर्चा करेंगे। ये वाद जो है इसको थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिहितान्वयवाद ये जो है भारतीय दर्शन शास्त्र के अंतर्गत वाक्य और पद, इसमें से
किसको महत्व दिया जाए, इसको लेकर ये विवाद जो है उत्पन्न हो जाता है। और इसमें प्रसिद्ध मीमांसक जो है, भाषा के प्रसिद्ध मीमांसक मतलब विद्वान कह लीजिएगा, चिकित्सक कह लीजिएगा, विचारवेत्ता कह लीजिएगा, विद्वान कह लीजिएगा, अर्थात अभिहितान्वयवाद के प्रवर्तक या अभिहितान्वयवाद को समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है कुमारिल भट्ट। इसको आप याद रखिएगा, परीक्षा में आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिहितान्वयवाद के समर्थक डैश डैश है, तो इसको भूलना मत। अभिहितान्वयवाद के जो समर्थक है या जिन्होंने अभिहितान्वयवाद का जो प्रवर्तन किया है, इसको हम प्रवर्तन कहेंगे। ये प्रवर्तन जो है कुमारिल भट्ट जी ने किया है, मतलब उसके उद्गाता कुमारिल भट्ट है, इतना समझ लीजिएगा। अब आपको अभिहितान्वयवाद है क्या, इसको थोड़ा सा हमें समझना है कि कुमारिल भट्ट जो है उन्होंने जब भाषा के संदर्भ में अध्ययन करना शुरू किया और भाषा का अध्ययन करते समय उनको भाषा के अंतर्गत पद और वाक्य को लेकर जब उन्होंने कुछ बातें सामने लाई तो उनके द्वारा कहा गया है कि शब्द अथवा पद वस्तुतः अर्थ के वाचक होते हैं। मतलब उन्होंने शब्द ऑब्लिक इसको पद भी कहा है, ये दोनों जो है अर्थ के वाचक माना है। अर्थ के वाचक मतलब कि इनके सहारे ही हम संबंधित शब्द का जो है अर्थ ग्रहण कर लेते हैं या अर्थ के वाहक या वाचक के तौर पर इसको उन्होंने समझा है। और उसको शास्त्रीय शब्दावली में कहे तो पहले अर्थ का बोध होता है, मतलब कोई भी वाक्य पढ़ने के बाद हमें उस वाक्य में आए हुए पदों के कारण, आए हुए शब्दों के कारण अर्थ का बोध हो जाता है और उसका जो है वाक्य में जब प्रयोग होता है तब उन सभी वाक्यों का मिला जुला संपूर्ण अर्थ जो है लगभग उस वाक्य के माध्यम से वहां पे सामने आता है। तो इसलिए कुमारिल भट्ट जो है भाषा के क्षेत्र में शब्द और पद को वाक्य की अपेक्षा महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब यहां पे देखिएगा कि इनको बताना क्या है कि अभिहितान्वयवाद जो है कुमारिल भट्ट द्वारा बताया गया अभिहितान्वयवाद, ये शब्द ऑब्लिक पद इसको ही अपने विचार के अंतर्गत महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब भाषा के अंतर्गत कुमारिल भट्ट शब्द और पद को महत्व देते हैं। उनके विचार से भाषा में शब्द और पद अर्थ के वाचक होने के कारण उनको हम वाक्य की तुलना में अगर देखेंगे तो वहां पे शब्द और पद ही भाषा में महत्वपूर्ण है, ऐसा उनको कहना है। लेकिन इसके बाद जब दूसरा विचार प्रवाह सामने आता है उसकी हम चर्चा करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं कि अगला वाद हमें देखना है, फिर मैं बाद में क्या करूंगा, दोनों का जो तुलनात्मक जो है आपके सामने कुछ विश्लेषण रखूंगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो दूसरा जो वाद है वो है अन्विताभिधानवाद। अन्विताभिधानवाद अर्थात इस वाद के जो प्रवर्तक हैं इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ये है प्रभाकर गुरु, अर्थात अन्विताभिधानवाद के समर्थक, विचार के प्रवर्तक जो है प्रभाकर गुरु है और ये कुमारिल भट्ट के शिष्य हैं। कुमारिल भट्ट के ये शिष्य है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिए। प्रभाकर गुरु कौन है? कुमारिल भट्ट के शिष्य है। कुमारिल भट्ट कौन है? अभिहितान्वयवाद के प्रवर्तक। और उन्होंने
भाषा के अंतर्गत पद की महत्ता स्वीकार की है या पद को महत्वपूर्ण माना है। अब उनके ही शिष्य जो है प्रभाकर गुरु अपने गुरु के विचार को खंडित करते हुए अपनी बात वहां पे भाषा विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं और उन्होंने कुमारिल भट्ट के जो भी कुछ भाषा में पद का जो महत्व उन्होंने बताया था उसको थोड़ा सा खंडित करते हुए प्रभाकर गुरु कहते हैं कि भाषा में वाक्य की सत्ता महत्वपूर्ण है। अर्थात कुमारिल भट्ट ने कहा था कि भाषा में पद की सत्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रभाकर गुरु मानते हैं कि भाषा में वाक्य की ही सत्ता महत्वपूर्ण है। मतलब उनका क्या कहना है, देखिए उसका थोड़ा सा मैं विश्लेषण बता देता हूं कि वाक्य ही अर्थ का बोध करते हैं। देखिएगा कि एक तरफ कुमारिल भट्ट कह रहे थे कि भाषा में या वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द अथवा पद जो है वो ही अर्थ के वाचक होते हैं, इसलिए वो भाषा में या वाक्य में भाषा के अंतर्गत शब्द या पद को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन अन्विताभिधानवाद के जो प्रवर्तक है प्रभाकर गुरु, उनको ये कहना है कि भाषा में वाक्य महत्वपूर्ण है क्योंकि वाक्य ही अर्थ का बोध करा देते हैं। भले ही शब्दों के माध्यम से हमें अर्थ सूचित हो रहा हो, लेकिन वह अर्थ संपूर्ण रूप से हमारे सामने नहीं आता जब तक वह वाक्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए वो वाक्य के महत्ता को स्वीकारते हैं। पहले पदों का अन्वय होता है, फिर हमें उसका अर्थ प्राप्त होता है। इसी कारण इनके मत को अन्विताभिधानवाद कहा जाता है। मतलब इनका ये कहना है कि वाक्य के अंतर्गत आने वाले शब्द और या पद कह लीजिएगा, ये एक दूसरे के साथ इनका अन्वय हो जाता है, अर्थात एक दूसरे के साथ इनका संबंध स्थापित हो जाता है। और संबंध स्थापित होने के कारण वाक्य में जो संपूर्ण अर्थ क्या कह रहा है इसके आधार पर पढ़ने वाला व्यक्ति या सुनने वाला व्यक्ति जो है इस वाक्य के माध्यम से उस बात को पूर्ण तरह से समझता है। तो मुझे लगता है कि ये उनको यहाँ पे ये कहना है कि भाषा में आने वाले शब्दों के अर्थों का मेल करके या शब्दों का सम्मिलित रूप वाक्य के कारण सामने स्पष्ट हो जाता है। इसलिए ये अन्विताभिधानवाद के अंतर्गत वहां पे वाक्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि कुमारिल भट्ट जिन्होंने अपने विचार के अंतर्गत भाषा के अंतर्गत पद अथवा शब्द को महत्वपूर्ण माना, और उनके ही शिष्य जो है प्रभाकर गुरु भाषा के अंतर्गत जो है वाक्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसको लेकर जब यहाँ पे भाषा विज्ञान के अंतर्गत जब चर्चा हो जाती है तो आधुनिक भाषा विज्ञान वाक्य को ही भाषा की पूर्ण इकाई मानता है। मतलब आज की अगर बात की जाए तो आज के भाषा विज्ञान की जो दिशा जो सामने आ रही है उसमें वाक्य को ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, या भाषा की संपूर्ण इकाई के रूप में इसको थोड़ा सा उस रूप में भी पूछा जा सकता है कि भाषा की संपूर्ण इकाई, इसको इस रूप में भी याद रखिएगा। भाषा की संपूर्ण इकाई जो है किसको कहा जाता है, वाक्य को कहा जाता है। तो आधुनिक भाषा विज्ञान वाक्य को ही भाषा की संपूर्ण इकाई मानता है। सामान्यतः विचार किया जाए तो हमारा सोचना, समझना, बोलना, लिखना, सुनना, ये सभी क्रियाएं जो है हम वाक्य के माध्यम से ही पूर्ण कर पाते हैं। या वाक्य अगर आधा अधूरा सामने आ जाता है तो हमारे सामने प्रश्न चिन्ह बनता है कि उससे क्या अर्थ ग्रहण करें। तो इसलिए आधुनिक भाषा विज्ञान भी जो है भाषा के अंतर्गत पद की अपेक्षा वाक्य को ही महत्ता देता हुआ दिखाई देता है। और इस तरह से यहां तक आप समझ चुके होंगे कि भले ही वाक्य विज्ञान से संबंधित भाषा विज्ञान के अंतर्गत दो विचार प्रवाह अभी भी जारी है, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज के भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य ही भाषा की पूर्ण इकाई के रूप में उसको स्वीकारा गया है। और उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमें भी यहां से आगे यही समझना है कि भाषा में वाक्य ही महत्वपूर्ण होते हैं। वाक्य के कारण ही हम सभी बातें जो है कर पाते हैं, बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। तो वाक्य
इतना महत्वपूर्ण है भाषा के अंतर्गत। अभी हमने ये इन विचार प्रवाह के अंतर्गत हमने समझ लिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो भाषा विज्ञान के संदर्भ में या वाक्य विज्ञान के संदर्भ में भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो भी कुछ मत प्रवाह तैयार हुए हैं उसका विश्लेषण करके हमने ये समझ लिया कि भले ही भाषा में शब्द अथवा पदों की महत्ता है, फिर भी उससे आगे चलकर अगर बात अगर उसकी आ जाती है तो वहां पे वाक्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधी अधूरी बातों से हम कुछ नहीं जान पाते। तो इसलिए बात का पूर्णत्व जो है वाक्य हमें प्रदान करता है। तो इसलिए वाक्य विज्ञान जो है हमारे भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाले एक प्रमुख अध्ययन शाखा के रूप में आज इसकी तरफ देखा जा रहा है, और उसके अंतर्गत ये सभी अध्ययन जो है आज जारी है। मुझे लगता है कि आपने ये बातें समझी होगी, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। उसके संदर्भ में और अधिक मैं विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगले लेक्चर में हमारे पाठ्यक्रम में जो भी कुछ मुद्दे दिए हैं उसको एक एक करके समझेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।